Welcome to Agarwal Editorials. Today we are going to do the second chapter of Economics NCERT class 10th, that is Sectors of Economy. इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं उनके पर्पस और नेचर के अकॉर्डिंग। तो पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ताकि हम हर एक सेक्टर का जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन को समझ पाएँ, उनके रोल्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसको एनालाइज कर पाएँ। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो क्या है, अब हमारे पास तीन तरह के सेक्टर्स आते हैं उसमें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे उसमें रॉ मटेरियल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वेरिंग। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए, और इससे इकोनॉमी का फाउंडेशन हम ले करते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये हैवीली डिपेंडेंट है नेचुरल फैक्टर्स पे, जैसे कि रेनफॉल या क्लाइमेट, और इसमें काफ़ी ऑक्यूपेशंस आती हैं, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग एंड टिम्बर हार्वेस्टिंग। देन सेकेंडरी सेक्टर, उसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ जिनसे कि हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम सेकेंडरी सेक्टर में लाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, प्रोसेस्ड फूड्स। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रॉ मटेरियल्स को वैल्यू ऐड करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन लाते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटीज, supports employment generation and infrastructural development. टर्शरी सेक्टर, इसमें एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे सर्विसेज रादर देन गुड्स। अब जो सेकेंडरी सेक्टर में सामान बना है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट फैसिलिटेट्स द फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। इट इज़ द लार्जेस्ट contributor to GDP in India. Key characteristics, it is often called service sector. Then it includes both public and private services like education, insurance and retail. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है हमारे पास सेक्टर्स के, जो प्राइमरी सेक्टर है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड है। मोस्टली लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे इनिशियली। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंडरी सेक्टर ने थोड़ा प्रोमिनेंस गेन किया। फिर अब मॉडर्न इकोनॉमीज में जो टर्शरी सेक्टर है वो डोमिनेट करता है ड्यू टू राइज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। पर इंडिया में क्या है, डिस्पाइट ग्रोथ इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, अभी भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स वहीं काम करती है, क्योंकि हो सकता है हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पाए हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स, अब जो सेक्टर्स हैं वो, नो सेक्टर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, ऑल्दो उनको एक दूसरे पे रिलाई करना ही होता है। अब जो फार्मर्स हैं उनको मशीनरी चाहिए सेकेंडरी सेक्टर से, फाइनेंशियल लोन्स लेने हैं टर्शरी सेक्टर, फिर गुड्स जो इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस करे उसको ट्रांसपोर्ट करना है टर्शरी सेक्टर, उसे रॉ मटेरियल चाहिए प्राइमरी सेक्टर से। तो ये इकोनॉमिक चेन है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज बाइंड्स द सेक्टर्स टुगेदर। द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अब जब लोग ज़्यादा इंगेज हैं एक एक्टिविटी में, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो उससे इनएफिशिएंसी आती है। एग्जाम्पल, अब एक स्मॉल फार्म है, उसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं जो कहीं और भी काम कर सकते थे, तो वो अपना कम काम कर रहे हैं जितना उनका पोटेंशियल है उससे, तो वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट है। पीपल वर्किंग पार्ट टाइम जॉब्स ड्यू टू लैक ऑफ फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़। देन अनएम्प्लॉयमेंट इसमें दो तरह की आ जाती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज, वी नो इट इज़ कॉमन इन एग्रीकल्चर, क्योंकि सीजनल डिपेंडेंस है। डिस्गाइज, ये हमने ऑलरेडी क्लास 9th में भी डिस्कस किया था कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या चीज़ है, कि जब ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं जितने की रिक्वायर्ड हैं, तो विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पर जॉब जो है उनकी रेगुलर वेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, और लेबर लॉस से गवर्नड है। उस जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स, लार्ज कॉरपोरेशन में जो काम हो रहा है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, बेनिफिट्स, पेंशंस, लीव इंटाइटलमेंट्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें इनफॉर्मल वर्क, जैसे कि जिसमें इरेगुलर वेजेस हैं,
कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, स्मॉल स्केल वेंडर्स, डेली वेज वर्कर्स। चैलेंजेस क्या हैं? जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, और इनकी हाई वल्नरेबिलिटी है कि इनको एक्सप्लॉइट किया जाए और इकोनॉमिक शॉक्स मिले। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, अब पब्लिक सेक्टर जो होता है उसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट ओन्ड है और ऑपरेटेड, गवर्नमेंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंटरप्राइजेज जैसे कि इंडियन रेलवेज, बीएसएनएल, ओएनजीसी। सिग्निफिकेंस क्या है इनका कि they provide essential services and infrastructures, reduces regional disparities. Then private sector, they are owned by individuals or corporations like Reliance Industries, Infosys, TCS. Significance, they promote innovation and economic competition, contribute significantly to national GDP. Contribution of sectors to GDP and employment. Share in GDP, जो प्राइमरी सेक्टर है वो पहले जीडीपी को एक बार डोमिनेट किया करता था बट हैज डिक्लाइन ड्यू टू लोअर प्रोडक्टिविटी। जो टर्शरी सेक्टर है वो नाउ कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट ड्यू टू राइज इन द सर्विसेज एंड आईटी। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, डिस्पाइट अ स्मॉलर जीडीपी शेयर द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज द मेजॉरिटी, और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हालांकि मोर प्रोडक्टिव हैं बट जो एम्प्लॉय करते हैं वो बहुत कम लोगों को करते हैं। Sustainable use of resources. Overuse of natural resources in the primary sector, example groundwater depletion, can threaten the sustainability. Industries in the secondary sector must adopt eco-friendly practices to reduce pollution. फिर जो टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज हैं वो भी की रोल एक प्ले करती हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू, अगर वो उनको प्रमोट करें थ्रू इनोवेशन। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। अब जो मनरेगा स्कीम है हमारी 2005 एक्ट की, उससे हमें 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है टू रूरल हाउस होल्ड्स, तो उससे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करी गई है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करके अपने सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को बूस्ट कर सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़, ये इंश्योर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है हर सिटीज़न को। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग सेक्टोरल ग्रोथ, अनइवन ग्रोथ जो है सेक्टर्स में उससे अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल डिस्पैरिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। प्रमोटिंग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से हम प्राइमरी सेक्टर पे जो एम्प्लॉयमेंट का इतना प्रेशर है वो रिड्यूस कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड ग्रोथ। कंक्लूजन यही है कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो इंटरकनेक्टेड है और डेवलपमेंट में इनका एक वाइटल रोल है। बैलेंस्ड ग्रोथ among primary, secondary and tertiary sector ensures a sustainable and equitable economy. Role of government policies and sustainable practices is crucial for addressing challenges and achieving economic goals. Thank you.